पाकिस्तान में घुस गए, वायरलेस सेट का हुक्म हुआ कि कम बैक, दिस इज एन ऑर्डर। आते वक्त हमने जो टेलीफोन केबल बिछी हुई थी उसमें एक 36 ग्रेनेड फिक्स कर दिया कि अगर पाकिस्तानी आएंगे केबल संभालेंगे तो ग्रेनेड फटेगा, कैजुअलिटी हो जाएगी। तो एक गांव और कैप्चर किया था, उसमें 3 मुस्लिम लड़कियां हाथ आई थी। सीज फायर हो गया, उन पाकिस्तानी लड़कियों को निकाल कर हम बॉर्डर पर ले गए। तो पाकिस्तानी ट्रुप्स झुक झुक के इतना सलाम करने लगे कि बोला साहब अगर हम होते तो हम तो पता नहीं इनका क्या हल करते। मैंने कहा ये कैरेक्टर का डिफरेंस है। कि इंदिरा गांधी आपकी पलटन में आई थी और जब आपने सेना की वर्दी उनको पहनने के लिए दी तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया था। यूनिफॉर्म पहनाना चाहते तो उन्होंने मना कर दिया। तो आपने देखा होगा फौज की टोपी पहन लेंगे, वो पहन लेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। एक पकौड़ा एक जेसीओ के मुंह में दे के और फोटो खिंचवाएंगे। देखो हम फौज का कितना ध्यान रख रहे हैं। एक फौजी है कि बुज़दिल है वो जो जीते जी मरने से डर गया। एक फौजी है जो काम गजब का कर गया। जब मौत ने आकर उससे कहा सलाम तो वो भी बोला वालेकुम सलाम और भिड़ गया। अग्निवीर भिड़ेगा। 1965 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और बाद में मालदीव के तख्तापलट था, उसको बेअसर करने वाली टीम में भी शामिल थे, कमांडिंग अफसर थे। वो आज हमारे बीच में हैं। उनसे हम तीनों घटनाओं के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। आइए हम मिलते हैं कर्नल के शर्मा, एक्स कमांडिंग ऑफिसर 3 पैराशूट कमांडो बेस में। सर मैं सेना में जब आंखें खोली मैंने ट्रेनिंग के बाद 1987 आगरा में ही आया, तब आप 3 पैरा को कमांड करते थे। तो मेरे गॉडफादर सेना के अंदर वो आप ही है जिनको मैं मानता हूँ। आज आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बहुत मुझे खुशी की बात होगी। क्या आप जो उस मैं नहीं जानता या दर्शकों को नहीं पता है, वैसे आप अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। मैं उर्दू फारसी पढ़ा हुआ। ग्रेजुएशन मैंने उर्दू में की थी। इंग्लिश मेरा पेट सब्जेक्ट था। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे SM शासन, जो सेंट स्टीफन दिल्ली के पढ़े हुए थे। मैंने उनसे कहा सर मैं तो MA उर्दू में करूंगा या फारसी में। बोले केल डोंट बी ए फूल, तेरी इंग्लिश अच्छी है, तू इंग्लिश लिटरेचर में कर MA। उर्दू फारसी में करके मौलवी बनेगा, मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। मेरी समझ में आया, मैंने कर लिया। करवाने वाले वो हैं लेकिन गुरु भी बहुत सहायता देते हैं। उसके बाद मैं सिविल सर्विस में अपियर हो गया। ग्रेजुएशन करते ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपियर हो गया, सिविल सर्विस में आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ज्वाइन कर ली। तो जब झटका लगा चाइना से, यंग एज में जोश बहुत होता, और जोश तो फौजी का बुढ़ापे में भी रहता। क्यों कि ओजी का रंग उतरता नहीं है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, जोश वही रहता। तो सिविल सर्विस छोड़ के जब मैंने फौज ज्वाइन की थी और 3 पैरा से मेरा अटैचमेंट शुरू हुआ 1956। तिलपट फील्ड फायरिंग रेंज है एयरफोर्स का। वो हमारे घर से दिल्ली से 18 किलोमीटर पड़ता था। साइकिल चलाकर एक तरफ से पहुंचे, देखा तो 3 पैरा ने जंप किया था पैराशूट्स। उसमें 3 रोमन कैंडल हुई थी, 3 जवान गिर के मर गए थे। तो स्टूडेंट थे, उनको कोई रोकता तो नहीं था, वैसे भी स्टूडेंट शरारती होते हैं। हम घुस गए, हमने देखा तो वो पोटली बने पड़े थे। हमने कहा ये बहादुर लाइन में ज्वाइन करेंगे। तो जब हम पासिंग आउट होने वाले थे, मुझे ऑप्शन दिया कि आप एजुकेशन कोर ज्वाइन करें। मैंने कहा नहीं, मैं एजुकेशन कोर ज्वाइन नहीं करूँगा, मुझे लड़ाके चाहिए। और लड़ाकों में भी 3 पैरा। 3 ऑप्शन लेते हैं, तीनों में 3 पैरा लिख लिया। तो मेरा मेरिट में फर्स्ट 20 नंबर था, शायद 4 था। तो मुझे पहले 20 को जो चॉइस होता वही देते हैं, तो मुझे 3 पैरा आउट हो गए। 1962 में आप सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। मात्र 3 वर्ष बाद 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ वेस्टर्न सेक्टर में। आपने उसमें स्वयं शामिल होकर युद्ध का एक हिस्सा बने। जाहिर सी बात है उसके अनगिनत किस्से आपके पास होंगे, हम चाहिए आप उसको बता पाए। मैंने 3 पैरा आकर ज्वाइन कर ली। अभी
13-14 महीने हुए थे, फट से हुक्म हुआ रनकच्छ की लड़ाई के बारे में। तो यहाँ से आगरा कैंट से स्पेशल ट्रेन चली और जंडियाला गुरून तक, अमृतसर तक, न इससे पहले रनकच्छ का अहमदाबाद तक। स्पेशल ट्रेन के आगे आगे एक इंजन था जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसे नाम है, वो स्पेशल ट्रेन को बचाने के लिए होता है। आजकल वो नहीं चलता, लाइट इंजन आजकल वो नहीं चलता। आजकल भगवान के नाम पे छोड़ देते हैं, स्पेशल में मरो या जियो। अहमदाबाद पहुंचे, स्टेशन पर स्वागत हुआ, वहां से रनकच्छ के लिए भुज होते हुए, खांडवा होते हुए एक जगह है धर्मशाला, वहां पहुंच गए। बटालियन वहां कंसंट्रेट हो गई, वहां से ऑपरेशन शुरू हुआ। उस वक्त सीओ थे कर्नल बख्शीश सिंह और 2IC थे मेजर दयाल, जो आज भी चंडीगढ़ में हाजिर हैं। कर्नल बख्शीश गुजर गए। ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारी बी कंपनी थी मेजर IJ कुमार के नीचे, वो आगे डिप्लॉयड थे। जब हमला हुआ टैंक से, आर्टी से और जवानों से, तो ब्रेवो कंपनी को हुक्म हुआ कि विड्रॉ कर लो। तो हमें फिर नाराज़गी हुई, क्यों, बैटल एक्सपीरियंस तो था नहीं, कि विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, हमको लड़ना चाहिए। सीओ बोले कि बैठो, बताऊंगा बाद में। यूनिट अपना कंपनी वापस आ गई। उसमें जब कंपनी वापस आ रही थी तो माइन लगी हुई थी। एक एंटी टैंक माइन पर मेजर कुमार की जीप चढ़ गई, ब्लास्ट हुआ, मेजर कुमार गिर गए, जख्मी हुए। तो उनको वहां से निकाल के एवेक्यूएट कर दिया गया। उसके बाद मेजर कुमार का कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में वो मेजर जनरल रिटायर हुए। मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए, क्यों मैं जनरल कुमार के साथ था, मुझे एडजुटेंट, बैटल एडजुटेंट बना दिया गया कि बैटल कंट्रोल करो। एक दो दफा पेट्रोलिंग पे गए, पाकिस्तान में घुस गए, हुक्म हुआ वापस आ जाओ। तो यंग ब्लड जो होता है उसमें जोश होता है, लेकिन वो अंधा होता है। हमने कहा हम तो अंदर जाएंगे। तो वायरलेस सेट पर हुक्म हुआ कि कम बैक, दिस इज एन ऑर्डर। तो फौज में ऑर्डर ज़्यादा चलता है, रिक्वेस्ट कम चलती है। जब ऑर्डर हो गया तो हम वापस आ गए। आते वक्त हमने जो टेलीफोन केबल बिछी हुई थी उसमें एक 36 ग्रेनेड फिक्स कर दिया कि अगर पाकिस्तानी आएंगे, केबल संभालेंगे तो ग्रेनेड फटेगा, कैजुअल्टी हो जाएगी। वहाँ से हुक्म हुआ कि ओके आप वापस जाओ, छुट्टी। लेकिन हम छुट्टी जाना नहीं चाहते, हम तो लड़ना चाहते थे। और तो सीओ बोले कि आप लोगों को पता नहीं, आप अभी यंग हो, आप जाओ छुट्टी। मैं 2 महीने छुट्टी दिल्ली आ गया। अभी 20 दिन हुए थे, हुक्म हुआ कि ज्वाइन द यूनिट 4th 5th। तो मैंने पूछा कि कहाँ से, बोला नई दिल्ली से होते हुए, दिल्ली कैंट होते हुए आगे गुजरेंगे पंजाब की तरफ। तो मैंने कहा मैं नई दिल्ली मिल जाऊंगा। नई दिल्ली स्टेशन पर मिल गया, ज्वाइन कर ली यूनिट। सर, हमने अक्सर देखा है जब सेना एक जगह से मूव करती है, खासकर बॉर्डर पर जब लड़ाई के हालात होते हैं, कारगिल युद्ध के वक्त भी हमने देखा, तो उस वक्त जो सेना है उसका स्वागत आम जनता बहुत तरीके से करती है। प्रशासन की तरफ से भी कुछ इस तरीके से उस वक्त आपको मदद मिला करती थी। शायद रेवाड़ी पहुंचे थे तो वहाँ DM थे वहाँ के, पहले फौज का ऐसा स्वागत होता था, बहुत सारी मिठाई ले आए, टुस्ट में बांटते। और यहाँ इसमें भी स्पेशल इंजन, लाइट इंजन आगे आगे चलता रहा, ट्रेन को कहीं रोका नहीं गया। उतरना था अमृतसर, लेकिन अमृतसर पे एयर रेड हो रही थी पाकिस्तान के, साइबर जेट हमला कर रहे थे। तो हुक्म हुआ कि जंडियाला गुरुंग उतर जाओ, एक स्टेशन पीछे जंडियाला गुरुंग। हम जंडियाला गुरुंग उतर गए। वहाँ से बाई रोड
रात के टाइम निकले। जंडियाला ग्रुप में गुरुद्वारे के सरदारों ने हमारे सबके हाथों तकरीबन आधा आधा किलो चने पकड़ा दिए। हमने चने लेके पोच में रख लिए। ये चनों का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगे आगे। जब मोर्चे पर पहुंचे और ब्रीफिंग हुई तो अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर पे एक किन्नू का बाग है, वहाँ ब्रिगेड कमांडर ने ब्रीफिंग की। ब्रिगेड कमांडर का नाम भी अभी बता दूंगा, अब भूल जाता हूँ। वहाँ ब्रीफिंग हुई तो सीओ 3 पैरा का बख्शीश सिंह को एक टास्क दिया गया कि ये काम आप करेंगे। और टास्क था कि अपर बारी दोआब कनाल के साथ साथ जाकर पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला करेंगे और इच्छुगल कनाल पे कब्जा कर लेंगे, ब्रिज पर। तो एक कर्नल राम सिंह थे 2 पैरा के सीओ, उन्होंने ब्रिगेड कमांडर से कहा कि सर मैं सीनियर हूँ, मेरी सीनियर बटालियन है। कर्नल बख्शीश बेशक सीनियर है लेकिन सीनियर बटालियन मेरी, ये टास्क मुझे मिलना चाहिए। तो ब्रिगेड कमांडर ने पूछा, बख्शीश शुड आई अलॉट दिस टास्क टू सो एंड सो? तो कर्नल बख्शीश ने कहा एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो हम इनएक्सपीरियंस थे, हमने कहा सर अपना टास्क आपने उनको क्यों दे दिया? बोला केल नेवर बी वॉलंटियर इन द आर्मी, अगर वो ले रहे हैं तो लेने दो और आगे आगे देखो। वो है ना कि इब्तिदा इश्क रोता है क्या, और आगे आगे देख ही होता है क्या। हमने कहा ठीक है चले। तो जब 2 पैरा आगे चली, जो प्लान था उसके मुताबिक, अभी तकरीबन 1000 गज गए थे ब्रिज से, 500 गज पीछे रह गए थे इच्छुगन कनाल से, कि उनके तकरीबन 55 आदमी कैजुअल्टी हो गए, 22 मारे गए, बाकी जख्मी थे। और उसमें मेजर परब कंपनी कमांडर मारे गए। अब हुआ कि वो जो 22 मरे हैं उनको एक एक कैसे करें। पेट्रोल भेजे गए, 3-4 पेट्रोल गए, तलाश किया नहीं मिले। मुझे हुक्म हुआ कि मैं कुत्ते की माफिक सूंघ लेता था, ह्यूमन फ्लैश की बदबू और एनिमल फ्लैश की बदबू, यानी आदमी के मांस की बदबू और जानवर बहुत मरे थे। तो मैंने कहा मैं ले आता हूँ। तो मैं पहुंचा, मैंने देखा, गिन लिए 22 के 22, और पट्टी बंधी हुई थी, पैराटू पर पट्टी बांधते हैं, उन पर नंबर लिखे हुए थे। डिश देखी, मैंने कहा हमारे 2 पैरा के। अब मन में आया कि एक पिस्टल, वो तो चुरा ले पिस्टल 9mm, लेकिन मैंने कहा ये फौज का करेक्टर नहीं है। पहली बात तो चोरी, दूसरा मरे हुए का हथियार। मैं कहा ये नहीं। वापस आए, मैंने ब्रिगेड में आके खबर दी सबको, तो शोर हुआ इसको VRC दे दो, इसको फलाना दे दो, इसको धनकार दे। 2 पैरा की एक प्लेटून हमारे साथ भेजी गई, RMO साथ थे। चले, मुझे भरोसा था RMO मेरे साथ हो गए, टेके ला गए, चलो हम दोनों चल दिए। जो प्लाटून पीछे आ रही थी उनमें से माइन फील्ड में एक लड़का फंस गया, उसका पांव उड़ गया। हुक्म हुआ कि वापस आ जाओ, माइन फील्ड में घुस गए हो। मुझे पता नहीं था माइन फील्ड, वरना मैं भी नहीं घुसता। वापस आ गए, हुक्म हुआ ये प्लाटून को लेकर माइन फील्ड में घुस गया, इसका कोर्ट मार्शल करता। तो डॉक्टर बोला RMO कि सर आगे तो हम दोनों ही थे, अगर हमें पता होता हम क्यों आगे जाते, हम भी तो कैजुअल्टी हो सकते थे। और जहाँ से हम वापस हुए, हम तकरीबन जवानों से 50 गज आ गए थे, हिम्मत नहीं पड़े अपने पाँव पर पाँव रखने की। नहर के किनारे रेत होता, उस पर निशान बने हुए थे पाँव के। तो एक शीशम की टहनी तोड़ी, उसको पीटते हुए बाहर निकले। फिर माइनफील्ड ब्रीच किया इंजीनियर्स ने, और फिर वो 22 की 22 कैजुअल्टी। लेकिन क्या हुआ, जब तक काले पड़ चुके थे, ये सीज फायर के बाद की बता, काले पड़ चुके थे, उठाने में वहीं के वहीं दबा दिए, सिर्फ निशान ले लिए। तो पहले डेड बॉडी घर नहीं भेजी जाती थी, जो आजकल होता। हुक्म हुआ, फिर एक गांव था झुग्गिया मोहम्मद बख्श,
3 पैरा को टास्क दिया, भाई कैप्चर जोगिया मोहम्मद बख्श। जोगिया मोहम्मद बख्श पे हमला किया। उससे पहले जो एक गांव और कैप्चर किया था, उसमें 3 मुस्लिम लड़कियां हाथ आई थी 3 पैरा के। उनको एक ट्यूबवेल में बंद कर दिया और मुझे इंचार्ज बना दिया कि इनकी देखभाल आप करोगे। मैंने कहा मैं तो हमले में जाऊंगा, मैं देखभाल क्यों करूंगा? बोला फिक्र मत करो, हम बता रहे हैं। तो मैं हमले में नहीं गया था जोगिया मोहम्मद बख्श में। जब जोगिया मोहम्मद बख्श कैप्चर हो गया तो मुझे आगे बुलाया गया, यहाँ दूसरा संतरी रख दिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स हजार पाउंड के बम गिरा रही थी। तो एक मस्जिद में शेल्टर लिए हुए थे, मस्जिद में पत्थर लगे हुए थे बड़े बड़े छत में। हमने कहा वहां नहीं मेरे तो हमारे जाएंगे क्यों? मस्जिद हिल रही थी जब बम ब्लास्ट होता था। खैर वापस आए, सीज फायर हो गया। उन पाकिस्तानी लड़कियों को निकालकर हम बॉर्डर पर ले गए। तो पाकिस्तानी ट्रूप्स झुक झुक के इतना सलाम करने लगे कि बोला साहब अगर हम होते तो हम तो पता नहीं इनका क्या हल करते। मैंने कहा ये करेक्टर का डिफरेंस है, आप कुछ भी करें हम सम्मान देते हैं। उन लड़कियों ने कहा हमें बहुत सम्मान दिया, सिर्फ सुबह शाम निकालते थे, फारिग हो जाए रफा हजत से, और उसके बाद भोजन दे देते, बाकी कोई परेशानी नहीं हुई। तो पाकिस्तानी ट्रूप जो हैं वो भी हमारे एक किस्म के, जो भी कहें, जब दिवाली आई तो मिठाई आई वहाँ से, यहाँ से मिठाई गई। ट्रूप्स आपस में दुश्मनी नहीं करते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, दोनों तरफ से एक्सचेंज हुई मिठाइयाँ और शांति हो गई, सीज फायर हो गया। तो ये था 65 लाहौर सेक्टर का। अब लाहौर सेक्टर पे ही जब जोगिया मोहम्मद बख्श कैप्चर कर ली तो मुझे हुक्म हुआ कि पीछे जाके एफएसलॉन व्हीकल, यानी जो जिसमें एमुनेशन खाने पीने का सामान वो लाओ। मैं पीछे आया क्यों, मुझे रास्ता पता था, और लेकर चला। तो ऐसा हमें ऑब्जर्व हुआ कि वहाँ कोई पाकिस्तानी ओपी बैठा हुआ था, ऑब्जर्वेशन पोस्ट वाला। आरटी की शेलिंग शुरू हो गई। तो कोई यकीन नहीं करेगा, वो जो व्हील होते हैं उसके गाड़ी के, उनकी खाई सी बन जाती है कच्चे में, उसमें घुस गए, लेट गए। अब फिक्र ये हुआ कि पीछे जो गाड़ियां हैं वो ऊपर चढ़ जाएंगी, लेकिन मरण बचाने वाला मौला है। पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसमें एंटी टैंक गन थे, रिकॉइललेस। वो रिकॉइललेस गन के ड्राइवर ने एकदम गाड़ी बाएं मोड़ दी और वो कुएं में जा गिरी। उस पर चारों के चारों आदमी मारे गए, गन भी गई, जीप भी गई। तो मौला ने कहाँ बचाया? पहले आरटी सलीम से बचे, फिर इस व्हीकल से बचे। ओके, उठे, चल दिए। 3 दिन भोजन नहीं मिला। वो जो चने थे वो काम आए, और मैं और उस वक्त एक कैप्टन एम के सिंह थे, एक बाग में घुस गए कि चलो कुछ तो मिलेगा खाने को। तो कम कच्चे अमरूद थे, वो 2-4 तोड़ तोड़ के खाए। अब कितने खा सकते हैं? पेट में दर्द हो गया, हो जाने दो, कुछ मिला तो सही। मैं क्या कह रहा हूं कि जो कहते हैं ना राशन फटाफट पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता है। भूखा भी रहना पड़ता 3-3 दिन। 3 दिन के बाद फिर भोजन पहुंचना शुरू हुआ, जब थोड़ी तसल्ली हो गई। एडजुटेंट के बगल में एक बंकर था, मैं उसमें बैठकर अपने शाम की प्रेस में बैठ गया। तो कुदरत ने मुझसे कहा कि इस बंकर से निकलो। मैं क्यों कह रहा हूं कि कुदरत है बचाने वाली। मैं उस बंकर से निकला और दूसरी बंकर में चला गया। इतनी देर में डायरेक्ट शेल आकर उस बंकर पर पड़ गया, बंकर बर्बाद हो गया। शोर हुआ, शर्मा साहब मारे। अरे मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ। बोला आप कब निकल गए? मैंने कहा पता नहीं कब निकल गया, बैठ गया। और उसी ऑपरेशन में 6 पैरा का धर्मपाल, कैप्टन धर्मपाल, वो मारा गया। क्यों? मैं धर्मपाल के पास बैठा था, 6 पैरा थोड़ी पीछे थी, 3 पैरा सबसे आगे, फिर 2 पैरा जो निकाल ली गई थी वो थोड़ी पीछे थी। तो धर्मपाल से, मैं धर्मपाल ऐसी सी बात हो रही है,
वो हरियाणा के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे। तो मैं कहा धर्मपाल शेलिंग हो रही है शेल्टर के लिए। अरे बोला दादा कोई ऐसे बम नहीं बना जो तेरे धर्मपाल को मार दे। जब एक मोटर का बम आके गिरा और परकत से उड़ गए। अभी धर्मपाल का 46 पैरा में लगा हुआ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। ठीक है। तो ये हुआ 65 में। जब सीज फायर हो गया तो मुझे भेजा गया डोगराई। डोगराई थर्ड जाट ने कैप्चर किया था और उनके सीओ उनका पाकिस्तानियों के कब्जे में आ गया था। उसकी आंखें फोड़ दी थी और हाथ काट दिए थे, पांव काट दिए थे। ये ब्रूचलिटी जो जो हम नहीं कर सकते। डोगराई में फिर 6 पैरा को जगह दी गई कि भाई आप इन पर रहो। तो ये हुआ 65 में। सर 1962 की लड़ाई के बाद आपकी तैनाती किसी दूसरे सेक्टर में हुई थी और आप बैक स्टेज एक किस्सा बता रहे थे कि इंदिरा गांधी आपकी पलटन में आई थी और जब आपने सेना की वर्दी उनको दे पहनने के लिए दी तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया था। वो किस्सा क्या है? 65 के बाद हम गए शुगर सेक्टर, जो हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर पर है, हिमाचल में। सीओ थे उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल पनवर। इंदिरा गांधी आई विजिट करना है। तो इंदिरा गांधी को, मिसेज इंदिरा गांधी को हैट पर पहनाना चाहते थे, यूनिफॉर्म पहनाना चाहते, तो उन्होंने मना कर दिया कि इसके लिए आप लोग बहुत कुर्बानी देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। उन्होंने कोट तो ले लिया क्योंकि ठंड बहुत होती है, बर्फ का इलाका था, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहनी, ना हैट लगाया। और आजकल क्या हो रहा है, वो है ना कि बड़ा चल जवान देश तेरे पीछे है, और ले ले चाइनीज की जान देश तेरे पीछे है, कर दे पाकिस्तानी को हैरान देश तेरे पीछे है, और पहन के तेरी यूनिफॉर्म हम भी बन गए कप्तान देश तेरे पीछे है, लेकिन डी हमसे मत मांग देश तेरे पीछे। आजकल ये हो रहा है। क्यों, आपने देखा होगा, फौज की टोपी पहन लेंगे, वो पहन लेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। एक पकौड़ा एक जेसीओ के मुंह में दे के और फोटो खिंचवाएंगे, देखो हम फौज का कितना ध्यान रख रहे हैं। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर ऐसे ही हितैषी हो तो उनको डीए दे देते, 18 महीने क्यों रोका? सर्विंग सोल्जर का तो देना चाहिए था। क्या मेरी बात गलत है? लेकिन कह देते खड़ूस है। मैंने कहा हाँ, अगर बूढ़ा बुजुर्ग साधु संत फकीर और ब्राह्मण ये भी सच नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? सोसाइटी में अंधेरा हो जाएगा। सर पाकिस्तान से जुड़े हुए किस्से हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। आपने भी 1965 की लड़ाई और उसके बाद काफी रोचक किस्से हमें पाकिस्तान से जुड़े हुए सुनाए, लेकिन 1971 में आपको सीधे पाकिस्तान के साथ युद्ध में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस वक्त आपकी तैनाती सिक्किम में चीन के बॉर्डर के ऊपर कर दी गई थी। जाहिर सी बात है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो जितनी भी सीमाएं होती हैं सारी सीमाओं को एक युद्ध की हालत में रखा जाता है। चीन के साथ भी मैं समझता हूं कुछ आपको कुछ ऐसे पल या अनुभव या रोचक किस्से याद आते हो, अगर आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बटन गई सिक्किम, उसके सीओ थे ब्रिगेडियर बैरी एमबीसी, कर्नल बैरी एमबीसी, फोर पैरा के पुराने। मैं नाथुला पे था। मुझे हुक्म हुआ कि नाथुला छोड़ के आप कैमल बैग पे जाओ, 3 देवियां। नाथुला 14,400 करीब है और कैमल बैग 17,500 करीब है। नाथुला पे एक मेजर राव थे, वीजीजी राव। वो आंध्र प्रदेश पुलिस, उसके आंध्र प्रदेश पीसीएस के थे। उन्होंने भी जोश में फौज ज्वाइन की थी। तो जब हम कैमल बैग पर पहुंच गए तो मेरे साथ एक कैप्टन डीएम साने थे। उनको लोग कहते थे आधा बावला है, लेकिन जो थोड़ा जोश वाला हो उसको बावला ही कहते हैं। वो क्या करते थे, 2 मैन ट्रेंच में रात को एक ग्राउंड शीट नीचे बिछाते थे, एक ग्राउंड शीट ऊपर तानते थे और उसमें स्लीपिंग बैग में सो जाते थे आगे पोस्ट पर जवानों के साथ।
मैं कंपनी कमांडर था, मैं थोड़ा बंकर में रहता था, तो हम दोनों को चैन नहीं आता था, हम बॉर्डर पर देखते रहते। तो एक दिन मैंने देखा, ये मैं चाइना पे बोल रहा हूँ, एक दिन मैंने देखा कि चाइनीज सुबह 10 से 11 के बीच में अपनी गन निकालते हैं, आर्टिलरी गन, और बड़े बड़े फाटक थे, उस पर गेट्स थे, वो खोल के गन बाहर लाके उनको मेंटेन करते थे, और 1-2 घंटे काम करके फिर गन को अंदर धकेल देते थे और दरवाजे बंद हो जाते थे। तो एक दिन रात को 12-1 बजे करीब नेहरू स्टोन पर चाइनीज चढ़ गए और हूं करने लगे। तो राव ने का मेरे पास टेलीफोन आया, हर एक पोस्ट पर एक कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी टू बटालियन, एक बटालियन टू डिव। डिव थे कर्नल त्रिपाठी, जनरल त्रिपाठी, डिव कमांडर, ये कनेक्शन होते थे, अब वायरलेस से अलग होते थे। तो राव बोला कि सर, शुड आई इन्फॉर्म दी हायर हेडक्वार्टर्स? मैंने कहा राव, मैं और तुम प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, हम तुम बैटल कंडीशन अच्छी समझेंगे, पीछे बताओगे तो कहेंगे ये करना, वो करना, हाथ पैर बांध देंगे, और फिर तुम एक्शन नहीं ले सकते, कुछ गड़बड़ होगी तो कहेंगे तुमने करा। राव बोला ठीक है। मैं कहा टेलीफोन छोड़ दे, कम ऑन दी वायरलेस है। मैंने कहा इनके पास, चाइनीज के पास हिंदी इंटरप्रेटर होता है, लेट देम हियर व्हाट वी टॉक। बातचीत हुई। मैं कहा राव, मैंने 20 जरीकन, वहाँ कैरोसिन के जरीकन आते थे भर कर, वो रोक लिए थे 120, मैंने 120 जरीकन रोके हुए हैं। ये फोरथॉट प्लान नहीं थी, लेकिन करवाने वाला प्रभु है। और उससे पहले मैंने प्रैक्टिस करवा दी थी जवानों को कि जरीकन को नीचे लगा के बेल्ट बांध के कैसे बर्फ पे फिसलते। तो मैंने कहा इनकी गन पोजीशन देख ली है, मुझे 7 से 8 मिनट चाहिए, मैं इनकी गन बर्बाद कर दूंगा। कोई यकीन नहीं करेगा, चाइनीज ऐसे बैठ गए जब नेहरू स्टोन पे हाँ हाँ कर रहे थे कि जब पानी में बुलबुला बैठ जाता, सब गायब हो गए। तो ना मुझे एक्शन करने का मौका मिला, ना वो। तो चाइनीज से जो लोग घबराते हैं ना, लड़ने वाला होना चाहिए चाइनीज के खिलाफ। चाइनीज सुपर ह्यूमन नहीं है, हमसे डरते हैं, लेकिन आज हम घबराते हैं। अभी भी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइनीज के कब्जे में है, और कोई एक्शन नहीं है। सब झूठ, सब झूठ है। वो है ना कि सिर्फ वादे ही वादे हैं, ना बिजली है ना पानी है, और फिर ही हमारे शहर की हवा कितनी सुहानी है। ये दावे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं, असलियत कुछ नहीं है। सर आपको सौर चक्र भी मिला है, और सौर चक्र अमूमन जो देखा गया है वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में या कोई विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है, लेकिन जो आपको सौर चक्र मिला है इसका किस्सा बड़ा निराला है, अगर आप बता पाए। क्योंकि मुझे पता लगा है कि आपको पुलिस के आईजी की रिकमेंडेशन के ऊपर कोई ये सौर चक्र दिला था, कि ये बात सही है? सौर चक्र कैसे मिला? मोटर ग्रुप कमांडर था मैं, तो 2 बैरिक थे, दोनों में 6-6 कमरे थे। तो इधर के 6 कमरे में मैं रहता था, सामने के 6 कमरे में एक और ऑफिसर रहता था विद फैमिली, कैप्टन फगनिस, वो मेरे नीचे था। तो मेरी आदत है, मैं लाइट वगैरह बंद करके कमरे में शांति से बैठ जाता हूँ। तो मैं शांति से बैठा था, तो रात के 11-12 बजे करीब 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए। तो वहाँ सिनेमा दिखाते हैं इन्फेंट स्कूल में, देखा होगा। तो मैं पिक्चर वगैरह देखने का शौकीन नहीं था, मैं कमरे पर था। उनके बरामदे की लाइट जली हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे कमरे के सामने चक्कर लगा कि यहाँ एक और रहता है। लेकिन सब कमरों में पर्दे पड़े रहते थे, सब कमरों पर पर्दे पड़े रहते थे, लाइट मेरी ऑफ रहती थी। मैंने उनको देख लिया, मैं कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने ताले तोड़े तो मैं एक डंडा लेकर निकला, और मेरे बाहर के दरवाजे पर ताला पड़ रहता था। मैं फ्रंट के दरवाजे से निकलता, बाथरूम के दरवाजे पीछे से निकलता था, नॉर्मल दिन में भी। तो किसी को पता नहीं चलता था कि कौन से कमरे में कौन रह रहा। तो जब मैं निकला और उनको चैलेंज किया, तो मोटरसाइकिल ले भागे।
तो जो एक रास्ता था, सड़क थी, मैं उस पर खड़ा था, मैंने लठ मार के दोनों गिरा लिए। और इतनी देर में शोर सुनकर मैं हवलदार वगैरह आ गए। मैं इन्फॉर्म करो पुलिस को, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। जब पकड़ के ले गई, तहकीकात हुई, दो दो ट्रक चोरी का सामान इन्फेंट स्कूल कॉलेज कम्बट का भरा रखा था, जो बॉम्बे जाने थे। ये आखिरी वो था कि इस पे और कब्जा कर लो। आईजी भोपाल, उसने कमांडेंट इन्फेंट स्कूल को लेटर लिखा कि मैंने अपने पुलिस के इनको थानेदार वगैरह को ये अवार्ड दे दिए, आपने अपने अफसर के लिए क्या किया। तो मुझे कमांडेंट ने बुलाया कि केल आप राइटिंग में दे दो। मैं सर मैं नहीं देता कुछ भी राइटिंग में, क्या मैं नहीं देता कुछ भी। लेकिन एक थे, बोले कि तेरा क्या जाता, तो लिख के दे दे। जब इस एक्शन को तकरीबन 5 महीने 4 महीने गुजर चुके थे, मैंने लिख के दे दिया। कराने वाले प्रभु हैं, मुझे शौर्य चक्र अवार्ड हुआ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो रात को रहता है इसे काबू में करो। एक दिन रात को फिर आ गए, पकड़े जाने के 3-4 दिन बाद। तो 2 मोटरसाइकिल आकर रुके। मैंने पर्दा हटाकर रास्ता से देखा, मैं 2 मोटरसाइकिल पे 4 या 6 वो थे, हाथों में कुछ था, क्या था मुझे पता नहीं। तो मैं कमरे में मोल्टेव कॉकटेल रखता था और 90 ग्रेनेड और फ्यूजी माचिस। फ्यूजी माचिस वो होते रात को जलाने से रोशनी देती, आग देती है। और मोल्टेव कॉकटेल होती है डीजल और पेट्रोल का मिक्सचर, बोतल में भरा हुआ। तो वो मैंने 90 ग्रेनेड बोतल में बांध कर और फ्यूज जलाकर पीछे के दरवाजे से निकला और साइड से निकल के फेंक के मारते। अब 90 ग्रेनेड फटा, अब बोतल फटी, वो भग गए। तो जब मैंने देखा मैं खून के धब्बे, मैंने जरूर कोई जख्मी हुआ है। तो फिर एक सिंधिया वो है हॉस्पिटल या कुछ भी है इंदौर में, दूसरे दिन वहां पहुंच गया मैं व्हीकल लेके, सरकारी व्हीकल लेके। 2 थे, पकड़वा दिया। मैंने कहा यही है इनके, रात को आए थे। बोला हाँ। मैं कहा ये है। मैं इंजरी देखो, ये मल्टी कोकटेल की इंजरी है, वो कीड़ा तिरछा काटती है ना। ओके, पकड़े गए। फिर एक दफ़ा मैं कहीं मऊ से बाहर एक गांव में किसी संत का प्रवचन सुन रहा था। तो फिर आए, मुझे किसी ने खबर दी मऊ से कि सर आपको पकड़ने के लिए, ठीक करने के लिए लोग आ रहे हैं, चल पड़े हैं। तो मैंने, जिनका मैं प्रवचन सुन रहा था, संत थे स्वामी कृष्णन जी, मैं कहा महाराज अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं निकल जाऊं। बोला क्या बात है। मैंने कहा ऐसी जी बात है। बोले ओके निकल जाओ। किस रास्ते से जाओगे। तो मैंने कहा इस रास्ते से जाऊंगा, जो मेन रोड थी। बोला ना, और फिर मौला पाठ प्ले कर रहे हैं कि इस रास्ते से मत जाना, फलाने रास्ते से जाना। तो जो रास्ता उन्होंने बताया था मैं उस रास्ते से निकल आया, और जिस रास्ते पर मैं आना चाहता था उस पर वो आ रहे थे। तो रास्ते में पकड़ा जाता कि नहीं। खैर, तो वहां से फिर बचा। फिर उनके 9 साथी और पकड़े गए, पूरा गैंग था। उस चक्कर में मुझे शौर्य चक्र मिला। जब मैं स्टाफ कॉलेज करके 80 में मैंने स्टाफ कॉलेज किया, यूनिट में आ गया, तो मेजर था, शौर्य चक्र मिल गया। देने करने वाला पर हुआ। ये हुआ इन्फेंट स्कूल मऊ में। सर आप 3 पैरा जब कमांड कर रहे थे उस वक्त बटालियन आगरा में थी, मैं भी उस बटालियन का हिस्सा था। मुझे अच्छी तरीके से याद आता है, सन 1988 की बात है, जब हमें आदेश मिलता है कि हमें कहीं जाना है, और युद्ध के हालात जैसे हम तैयारियां में लग गए और तुरंत हम हवाई अड्डे पहुंचे। वहां जाके भी हमें नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। बाद में आपको पता लगता है कि मालदीव जाना है, जहाँ की सरकार को कुछ आतंकवादी उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तफसील से उस किस्से को बताएं, क्या हुआ, कैसे घटित हुआ और क्या क्या कार्रवाई। मालदीव ऑपरेशन, मैं 3 पैरा कमांड कर रहा था। 2 घंटे के नोटिस पे
बटन को हुक्म हुआ मालदीव के लिए जगह नहीं बताई, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं उस वक्त ब्रिगेडियर आईजी कुमार के साथ सेंटर में कॉन्फ्रेंस में था। घाई मेरे एडजुटेंट थे जो आजकल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होकर चंडीगढ़ में सेटल थे। उन्होंने खबर दी कि सर आपको ब्रिगेड हेडक्वार्टर तलाश कर रहा है। मैं आया, ब्रिगेडियर सारे ने हुक्म दिया कि ऑपरेशन में जाना 2 घंटे में। मैं ठीक है, फिर कहीं ला रहा हूँ। तैयार हो गए। मैं बटालियन को हुक्म देकर रखता था कि एमुनेशन वगैरह सब यहाँ होना चाहिए, बजाय फोर्ट पर रखने के यहाँ रखो। मैं 2 घंटे में तैयार हो गया। मालदीव पहुंचे, पैराशूट फिट थे, जंप करने का हुक्म था कि जंप करेंगे। और जो एयरफील्ड है वो 1.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का था और हवा होती है बहुत। हमने कहा भाई अगर वैसे नहीं मारे तो वैसे मारे जाएंगे, पैराशूट तो समुद्र में ले जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन करवाने वाला फिर प्रभु है। एयर लैंडिंग का हुक्म हो गया, लैंड कर गए। जोश ही आगे चला गया। मैं एयरफील्ड पे था। एक होस्टाइल शिप जा रहा था निकल के। जब देखा कि पैराट्रूपर आ गए हैं तो जो आतंकवादी थे वो भागे। तो घाई ने ब्रिगेड से हुक्म मांगा कि सर फायर करूं। मैंने कहा हुक्म मत मांग, फायर कर दे तू, मैं जुम्मेदार हूं एज ए सीओ। घाई ने फायर किया, वो डायरेक्ट हिट हुई। शिप जो टिल्ट हो गया थोड़ी देर में, उसको नेवी ने कैप्चर कर लिया। फिर हुक्म हुआ कि 3 पैरा की 2 कंपनी और इंडक्ट करो। एक तो 6 पैरा को दी हुई थी, 2 और इंडक्ट करो। तो मैंने कहा घाई अब तुम ये जो कंपनी है इसको संभालो एयरफील्ड पे। क्यों, एयरफील्ड को भी प्रोटेक्शन थी। 2 कंपनी के साथ अब मैं जाऊंगा, क्यों मेरी 1/3 फोर्स कमिट हो रही है। तो आधा शहर 6 पैरा को दे दिया, आधा मुझे। जब हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो सबसे पहले मेरे ऊपर एक फायर हुआ, एक गोली फायर हुई एक बिल्डिंग से। तो घाई एडजुटेंट जब तक बुला लिया था, बोला सर फलानी बिल्डिंग की तलाशी मगन ना, तलाशी मत लो, ये बैटल एक्सपीरियंस के फायदे की बात होती है। मैं कहा तलाशी मत लो, इनकी इंटेंशन है हमें भटकाना ताकि इनको भगने का मौका मिल जाए। तो मैंने कहा तुम अपने काम पे चलते रहो। जब तक में 100 गज और आगे गए तो दूसरा फायर हुआ, लेकिन मारने बचाने वाला प्रभु है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ अब फलानी बिल्डिंग की तलाशी लो। ओके, फलानी बिल्डिंग के लिए एक सेक्शन भेजो। एक सेक्शन भेज दिया, फायर न्यूट्रलाइज हुआ, यानी कुछ नहीं हुआ। भागे होंगे जब तक देख के हुए। अब मालदीव में पहले 3 दिन कोई भोजन नहीं, भूखे प्यासे, पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं। लेकिन क्या था, समुद्र के किनारे बारिश हो रही थी तो 3 पैसे जो पानी गिरता था उसको इकट्ठा करके पी लेते थे। तो रात के तकरीबन 9:30 बजे थे। मैं उससे पहले अपने पेस में बैठा हुआ था। मैं देखो लाइट ऑफ कर देना जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए, और एक जगह मत सोना, टुकड़ियों में सोना। वही हुआ, थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ नहीं हुई थी। जवान भी थोड़े ढीले थे, थके हुए थे सारे दिन के। फट से एक बिल्डिंग से ऑटोमेटिक फायर आया तो शोर हुआ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ हो गई। लेकिन करने वाला वो है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब मैंने कहा फलानी बिल्डिंग को घेर लो जाकर। फलानी बिल्डिंग को जाके घेरा, शायद 6 मंजिली थी, कुछ नहीं मिला। जब हमारी हरकत हुई, आतंकवादी रुकेगा इतनी देर, गायब हो गए। मैं कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा अब जब तक मैं हुक्म नहीं देता हूँ लाइट नहीं जलाना। इतनी देर में मीडिया आ गया, सुबह के टाइम। बीरबल सारा पे कह रहा हूँ, गॉड ब्लेस हिम। मैंने कहा भाई हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, हम लड़ने के लिए आए हैं, इंटरव्यू हमारा काम देना नहीं है। क्यों, पाबंदी होती है जिसको सिविल नहीं समझता है। सर आपने सेना में काफी लंबा अरसा निकाला है। सेना में कुछ जाहिर सी बात है कोई भर्तियां भी अपने टाइम पर आपने की होंगी। उस समय जो जवान लेते थे और आज का जवान, आप समझ पा रहे हो कि मैं अग्निवीर की बात कर रहा हूं।
उसको लेकर काफी लोगों में रोष है। क्या आप में लोग रोष? एक फौजी है कि बुजदिल है वो, जो जीते जी मरने से डर गया। एक फौजी है जो काम गजब का कर गया। जब मौत ने आकर उससे कहा सलाम, तो वो भी बोला वालेकुम सलाम और भिड़ गया। अग्निवीर भिड़ेगा? अग्निवीर नहीं भिड़ सकता। क्यों? रिक्रूट की 1 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर उसको तकरीबन 5-6 साल सीनियर के साथ रखते हैं, एनसीओज के साथ, ताकि वो लड़ाई की ऊंचाई निचाई समझ ले। अग्निवीर इसलिए कैजुअल्टी हो रही है अग्निवीरों की। तो अग्निवीर को तुम 6 महीने में सोल्जर बना दोगे, और जब उसको पता है कि 4 या 5 साल बाद तू निकल जाएगा, तो वो लड़ेगा? वो तो टाइम गुजारना चाहेगा। और अगर अग्निवीर ऐसी बढ़िया चीज में है, तो बीएसएफ में क्यों नहीं है, सीआरपीएफ में क्यों नहीं है, फौज में ही क्यों है कि बचा लो? एक दफा ये भी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि पुरानी पेंशन खत्म कर दो, नया सिस्टम शुरू कर दो, मैं कोई नहीं टिकेगा। तो उसका कारण है, जब पता है कि भाई मर जाएंगे तो फैमिली को की देखभाल तो एडमिशन करेगा। जब भरोसा ही नहीं होगा तो क्यों क्यों मरेगा? तो जब बैकग्राउंड वो है ना कि बछड़ा अपने खूंटे की ताकत पे कूदता है, जो खूंटा ही ढीला है तो क्या करेगा बछड़ा? तो मैं अग्निवीर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन वो गलत है। सर, अक्सर देखा गया है कि जो हमारी लड़ाइयाँ जो है वो दुश्मन के साथ कम और मौसम के साथ ज़्यादा होती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ में जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, बर्फीले इलाके होते हैं, रेगिस्तानी इलाके में गर्मी होती है और वहाँ पानी की समस्या होती है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है रन ऑफ कच्छ। आपने वहाँ सर्विस की है, वहाँ पे क्या क्या दुश्वारियाँ एक सैनिक को होती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। रन कच्छ की लड़ाई में एक एक 2 मैन ट्रेंच में चीजें याद आती जाती हैं, सिस्टमेटिक बोल नहीं पा रहा हूँ। एक एक ट्रेंच में 22-22 क्रेट सांप होते थे। तो हुक्म था कि शाम को जब स्टैंड 2 हो तो देख के घुसो। जवान स्टैंड 2 में ऐसे है और सांप ने यहां से मुंह निकाल रखा है, मैंने इशारा किया मैं हिलना नहीं वरना काट लेगा। और क्रेट, वाइपर और कोबरा ये बहुत जहरीले होते हैं। इनमें पाइजान बहुत होता है। क्या बहुत होता है? पाइजान। पॉइजन नहीं, पाइजान। तो वहां रनकच्छ में यह हालत थी, एक झाड़ी पे हाथ डालो 2-4 सांप मिल जाएंगे। रनकच्छ में यह हाल था सांपों का। ऐसे ही निरी सॉल्ट, नमक जमा हुआ होता तो ऊपर ये दिखता था बहुत तकड़ा है। अगर व्हीकल लेकर निकल गए तो पूरा टायर उसमें फंस जाता था और गाड़ी को फिर निकालना पड़ता था। तो फौजी क्या झेलता है और कितनी परेशानी बर्दाश्त करता कोई नहीं जानता। यहाँ तो बढ़िया ही लाइफ दिखती है, लेकिन आगे क्या होता वो है ना कि बादे फना फजूल है नामो निशा का फिक्र, और हम ही ना रहे तो रहेगा निशान क्या? जब हम ही मिट जाएंगे तो क्या निशान रहेगा? तो मैं तो ऐसा कहता हूं, पर मेरी बात लोग पसंद नहीं करते हैं, और खरी बात आज कोई पसंद नहीं करता। सब वो है ना कि जब वो एक कथा सुना देता हूं, बोर तो नहीं हो रहे। एक आदमी को राज दरबार से बुलावा आया, मैं सदकर्म पे सुना रहा हूं। तो वो अपने संगी साथियों के पास पहुंचा कि भैया मुझे ऐसे ऐसे राज दरबार में बुलाया, आप मेरे साथ चलोगे? बोला यार देख हमें मत फंसाव है, कभी हम भी फंस जाएं, हम नहीं जा सकते। ओके, दूसरे ग्रुप के पास पहुंचा कि भैया इसी तरह मुझे राज दरबार से बुलावा आया, आप मेरे साथ चलोगे? बोला यार चलेंगे, लेकिन राजा के दरवाजे से वापस आ जाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, कभी हम भी लपेटे में आ जाए। अच्छा भाई ठीक है। तीसरे ग्रुप के पास पहुंचा, भैया मेरे साथ चलोगे? मैं बोला फिक्र क्यों करता है, तेरे साथ चलेंगे, तेरे फेवर में गवाही देंगे। तो पहला ग्रुप कौन था? वो शराबी ज्वारी यार दोस्त जो साथ खेलते थे। दूसरा ग्रुप कौन था? वो रिश्तेदार जो शमशान भूमि पे जाके आपको छोड़ के आके नहाते धोते कपड़े फेंक देते, नोट कोई नहीं फेंकता। और तीसरा ग्रुप कौन था? वो सदकर्म जो अच्छे काम
जिन्होंने कहा हम तेरे साथ चलेंगे, गवाही देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो है ना कि जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, जग तुम हंसो जग रोए। खैर एनीवे, मैं लेक्चर क्या दूंगा। सर, जब आप सेना में थे उस वक्त आप एनवायरनमेंट को लेकर काफी चिंतित रहते थे। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आपने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया है, मसलन लाखों पेड़ लगाए हैं, कुछ तालाब बनाए हैं। वो क्या क्या कार्य थे, अगर उसके बारे में कुछ बताए। मैं भी कुदरत के साथ रहता हूँ, रहना पसंद करता हूँ। रिटायरमेंट से पहले मैंने पूरी कैंट ग्रीन कर दी थी, और मैं लखनऊ, बरेली, कानपुर, मऊ, मथुरा जाया करता था। मुझे बुलाते थे प्लांटेशन के काम के लिए, तो जाता था, प्लांटेशन करता था। 91 तक मैंने 7 लाख पेड़ लगा दिए थे इन सब जगह में। 91 के बाद गिनती छोड़ दी। अब मैं 2-2.5 हजार पेड़ हर साल लगवा देता हूँ। जैसे मैंने बताया, कछुआ के तालाब थे, मछली के तालाब थे, वगैरह वगैरह, वो सब खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने अपनी लाइफ जर्नी को हमारे साथ शेयर किया कि कैसे आपने सिविल सर्विसेज को छोड़कर सेना में प्रवेश किया, 1965 की जंग लड़ी, 1971 की लड़ाई के वक्त आप चीन के बॉर्डर पर थे, उसके बाद मालदीव्स की सरकार को आपकी पलटन ने बचाया आपके नेतृत्व में, अग्निवीर को लेकर जो रोष था वो आपने व्यक्त किया, पर्यावरण को लेकर जो आपकी चिंता थी वो रिटायरमेंट के बाद आपने उसमें एक नया रिकॉर्ड बनाया। उम्मीद है कि इसी तरीके से कुछ नई बातें आपसे फिर जानने का मौका मिलेगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।